हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी पर आधारित कक्षा 7 विज्ञान का अध्याय 11 और अध्याय 12 कंप्लीट करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम अध्याय 10 तक कंप्लीट कर चुके हैं और कक्षा 6 की एनसीईआरटी की बुक भी कंप्लीट कर चुके हैं। जिसने ना देखा हो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ प्राप्त करने के लिए ये है हमारा व्हाट्सअप नंबर। इसमें अपना नाम और नंबर लिखकर सेंड करिए जिससे आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और इससे रिलेटेड पीडीएफ आपको प्राप्त हो सकेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अध्याय 11 क्या नाम है इसका? जंतुओं और पादपों में परिवहन कैसे होता है ये इसमें बताया जाएगा। फर्स्ट पॉइंट है, अधिकांश जंतुओं में शरीर में प्रवाहित होने वाला रक्त शरीर की विभिन्न कोशिकाओं को भोजन और ऑक्सीजन का वितरण करता है। यह शरीर के विभिन्न भागों से उत्सर्जन के लिए अपशिष्ट पदार्थों को भी लाता है। क्या क्या करता है? रक्त शरीर की जो विभिन्न कोशिकाएं होती हैं उनको भोजन और ऑक्सीजन का वितरण करता है और जो शरीर के विभिन्न भागों से अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको भी उत्सर्जन के लिए लाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, हृदय और रक्त वाहिनियाँ संयुक्त रूप से हमारे शरीर का परिसंचरण तंत्र बनाती हैं। कौन कौन? हृदय और रक्त वाहिनियाँ। ये देखिए परिसंचरण तंत्र, ये हृदय है और ये रेड कलर की और ये ब्लू कलर की ये हैं रक्त वाहिनियाँ। इन्हीं को कहते हैं धमनी और सिरा। ब्लू कलर की जो है वह है सिरा और रेड वाली धमनी। आगे देखेंगे रक्त क्या होता है। रक्त वह तरल पदार्थ या द्रव है। कैसा पदार्थ है? तरल पदार्थ या द्रव है जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। रक्त वाहिनी ये जो आपको दिखाई गई रेड और ब्लू कलर की हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं? सिरा और धमनी। तो जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है वह तरल पदार्थ या द्रव है। यह पाचित भोजन को, पचे हुए भोजन को छोटी आंच से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। क्या करता है रक्त कि जब भोजन पच जाता है तो पचे हुए भोजन को छोटी आंच से शरीर के अन्य भागों तक कौन ले जाता है? रक्त ले जाता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन को भी रक्त ही शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन रक्त के द्वारा ही शरीर की अन्य कोशिकाओं तक पहुंचता है। रक्त शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन भी करता है। क्या क्या करता है रक्त? पाचित भोजन को छोटी आंच से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है और फेफड़ों से ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक ले जाता है और जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वह रक्त उनको बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन भी करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, रक्त एक द्रव है जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं निलंबित रहती हैं। रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। आगे है लाल रक्त कोशिकाएं। लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं और एक श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं। सबसे पहले देखेंगे लाल रक्त कोशिकाएं क्या होती हैं। रक्त में एक प्रकार की कोशिकाएं लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी होती हैं जिनमें एक लाल वर्णक होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। लाल वर्णक किसमें होता है? लाल रक्त कोशिकाओं में, और इसे क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों में अंततः सभी कोशिकाओं तक परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। किसके कारण रक्त का रंग लाल होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। अब नेक्स्ट है श्वेत रक्त कोशिकाएं। ये क्या होती हैं? रक्त में अन्य प्रकार की कोशिकाएं भी होती हैं जिन्हें श्वेत रक्त कोशिकाएं या WBC कहते हैं। ये कोशिकाएं उन रोगाणुओं को नष्ट करती हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य क्या होता है? रोगाणुओं को नष्ट करना। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट है, रक्त का थक्का बन जाना उनमें से एक न्यू प्रकार की कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण होता है जिन्हें पट्टिकाणु या प्लेटलेट्स कहते हैं। थक्का बन जाना कैसी कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण होता है? प्लेटलेट्स के कारण, या जिन्हें पट्टिकाणु भी कहते हैं। नेक्स्ट है रक्त वाहिनियाँ। रक्त वाहिनियाँ क्या होती हैं? रक्त वाहिनियाँ वह होती हैं जो रक्त को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं। क्या होती हैं रक्त वाहिनियाँ? जो रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं।
शरीर में 2 प्रकार की रक्तवाहिनियाँ पाई जाती हैं, जैसे धमनी और सिरा। अभी ऊपर परिसंचरण का जो फिगर था उसमें दिखाया भी गया था। ब्लू कलर का सिरा था, ब्लू कलर की जो वाहिकाएं थी वो सिरा थी, और जो रेड कलर की वाहिकाएं थी वो धमनी थी। अब देखेंगे धमनी क्या होता है। धमनी हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती हैं। ऑक्सीजन समृद्ध जो रक्त होता है, ऑक्सीजन से युक्त जो रक्त होता है, उसको धमनियाँ हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती हैं। कैसे ले जाती हैं? जैसे ये हृदय है तो इससे विभिन्न भागों की ओर धमनियाँ ऑक्सीजन से युक्त रक्त को ले जाती हैं। चूँकि रक्त प्रवाह तेजी से और अधिक दाब पर होता है, अतः धमनियों की भित्तियाँ मोटी और प्रत्यास्थ होती हैं। कैसी होती हैं धमनियों की भित्तियाँ? मोटी और प्रत्यास्थ। आगे देखेंगे, फुफ्फुस धमनी कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को हृदय से फेफड़ों में ले जाती है। यह क्या है? अपवाद है। धमनियों का कार्य क्या है? हृदय से हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को अन्य भागों में ले जाना, जबकि फुफ्फुस धमनी क्या करती है? फुफ्फुस धमनी कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त रक्त को हृदय से फेफड़े की ओर ले जाती है। यह क्या है? अपवाद है। सिराएं क्या होती हैं? वे रक्तवाहिनियां जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले आती हैं, उन्हें सिराएं कहते हैं। सिराओं में ऐसे वल्व होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर ही प्रवाहित होने देते हैं। क्या होता है सिराओं में? इसमें कैसा रक्त होता है? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त, जबकि जो धमनी थी उसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त था। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय की ओर ले जाया जाता है। इसमें उसका उल्टा होता है। ये सभी क्या कहलाती हैं? सिराएं कहलाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, फुफ्फुस सिरा ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय में ले जाती है। इसमें देखिए ये भी एक अपवाद है। फुफ्फुस सिरा जो होती है वह ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय की ओर ले जाती है, और फुफ्फुस धमनी क्या करती है? वह कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को हृदय से फेफड़ों की ओर ले जाती है। तो फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस सिरा ये अपवाद हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, नाड़ी स्पंद धमनियों में प्रवाहित हो रहे रक्त के कारण होता है। नाड़ी में जो स्पंद होता है वह किसके कारण होता है? धमनियों में प्रवाहित हो रहे रक्त के कारण होता है। प्रति मिनट स्पंदों की संख्या स्पंदन दर कहलाती है। 1 मिनट में जितने भी स्पंद होते हैं नाड़ी में, वह क्या कहलाती है? स्पंदन दर कहलाती है। विश्राम की अवस्था में किसी स्वस्थ व्यक्ति का स्पंदन दर सामान्यतः 72 से 80 प्रति मिनट होता है। कितना होता है सामान्यतः? 72 से 80 प्रति मिनट। नेक्स्ट है हृदय। हृदय क्या होता है? हृदय वह अंग है जो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। यह निरंतर धड़कता रहता है। हृदय वक्ष गुहा में स्थित होता है। इसका निचला सिरा थोड़ी बाईं ओर झुका रहता है। हृदय में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से समृद्ध रक्त परस्पर ना मिल जाएं, इसलिए हृदय 4 कक्षों में बटा होता है। व्यक्ति के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त भी होता है और ऑक्सीजन युक्त रक्त भी होता है। तो ये दोनों परस्पर ना मिले, इसके लिए हृदय क्या होता है? 4 कक्षों में बटा होता है। ऊपरी 2 कक्ष आलिंद कहते हैं ऊपरी 2 कक्षों को, और निचले 2 कक्षों को निलय कहते हैं। कक्षों के बीच का विभाजन कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से समृद्ध रक्त परस्पर मिलने नहीं देता है। कक्षों के बीच में जो विभाजन होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को और ऑक्सीजन युक्त रक्त को दोनों को मिलने नहीं देता है। अब देखेंगे हृदय। ये देखिए, ये मानव हृदय का चित्र है। क्या क्या होता है इसमें? पहले देखेंगे आलिंद और निलय। ये होता है बायां निलय, और ये होता है बायां आलिंद। ये होता है दायां आलिंद, और ये होता है दायां निलय। निलय क्लियर हो गए? अब आगे देखेंगे क्या होता है। ये है फुफ्फुस सिरा, ये दोनों है फुफ्फुस धमनियाँ, और ये है महासिरा, ये है महाधमनी, और ये जो बीच में है ये क्या है? कक्षों के बीच का विभाजन, जो दायां आलिंद और बायां, जो ऊपर के 2 कक्ष और नीचे के 2 कक्ष होते हैं उनके बीचों का विभाजन, ताकि जो रक्त होता है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त और ऑक्सीजन युक्त, तो इस
दीवार के कारण वो दोनों एक दूसरे से मिल नहीं सकते हैं, अलग अलग ही रहते हैं। आगे देखेंगे, हृदय स्पंद। क्या होता है हृदय स्पंद? हृदय के कक्ष की भित्तियां पेशियों की बनी होती हैं। ये पेशियां लयबद्ध रूप से संकुचन और विश्रांति करता है। यह लयबद्ध संकुचन और उसके बीच होने वाली लयबद्ध विश्रांति दोनों मिलकर हृदय स्पंद या हार्ट बीट कहलाता है। हृदय स्पंद को मापने के लिए स्टेथोस्कोप नामक यंत्र का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं हृदय स्पंद को मापने के लिए? स्टेथोस्कोप का। डॉक्टरों के पास आप लोगों ने देखा होगा कि एक आला, जिसे हम लोग आला बोलते हैं, वो होता है, ये इस टाइप का कुछ होता है। ये दिखाया गया है चित्र में। ये जो पतली सी लंबी सी होती है ये ट्यूब होती है, और यहाँ पे दो होते हैं तो इसको स्रोतिका कहते हैं। और ये जो गोल गोल होता है जिसे चेस्ट में लगाते हैं डॉक्टर, उसे क्या कहते हैं? चेस्ट पीस कहते हैं। आगे देखेंगे, रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने 1578 से 1687 नामक एक चिकित्सक ने की थी, जो क्या थे? अंग्रेज थे। नेक्स्ट पॉइंट है, स्पंजों और हाइड्रा जैसे जंतुओं में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। जिस जल में वे रहते हैं वहीं उनके शरीर में प्रवेश करके उनके भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति कर देता है। वही जल उनके शरीर में प्रवेश करके उनके भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति कर देता है। जब जल बाहर निकलता है तो वह अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों को ले जाता है। तो क्या होता है? स्पंजों और हाइड्रा जैसे जंतुओं में परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता। जिस जल में रहते हैं वही इनका परिसंचरण तंत्र कर देता है। वही भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति भी कर देता है, और जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको जब जल निकलता है तो उसे भी बाहर निकाल देता है। नेक्स्ट है उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या होता है? सजीवों द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। और उत्सर्जन में भाग लेने वाले सभी अंग मिलकर उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। क्या होता है उत्सर्जन? कि मानव सजीव जो होते हैं उनके द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होने वाला जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको बाहर तो निकालना ही पड़ेगा, तो उसको बाहर निकालने के प्रक्रम को ही उत्सर्जन कहते हैं। और जो जो अंग इस कार्य में भाग लेते हैं उन सभी को मिलाकर कहते हैं उत्सर्जन तंत्र। वृक्क, मूत्रवाहिनियाँ, मूत्राशय, मूत्रमार्ग सम्मिलित रूप से उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। ये देखिए, ये दिया गया है उत्सर्जन तंत्र का चित्र। ये क्या होते हैं? दो, ये होते हैं वृक्क, और ये जो वाहिकाएं होती हैं ये मूत्रवाहिनी होती हैं। ये मूत्राशय होता है, और ये मूत्र मार्ग होता है यहाँ पर, और ये मूत्रांध्र होता है। तो ये क्या है? मानव उत्सर्जन तंत्र। ये सभी चीज़ें मिलकर उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। कोई व्यक्ति सामान्यतः 24 घंटे में 1 से 1.8 लीटर मूत्र करता है। मूत्र में 95% जल, 2.5% यूरिया और 2.5% अन्य अपशिष्ट उत्पाद होते हैं। 24 घंटे में सामान्यतः कोई व्यक्ति कितना मूत्र करता है? 1 से 1.8 लीटर तक लगभग। और उसमें क्या क्या होता है? 95% जल होता है, 2.5% यूरिया होती है और 2.5% अन्य अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। गर्मियों में हमें स्वेद या पसीना आता है। स्वेद में जल और लवण होता है। गर्मियों में देखा होगा कि जब गर्मी लगती है तब पसीना आता है, तो उस पसीने में क्या क्या होता है? जल और लवण। नेक्स्ट पॉइंट है, कभी कभी किसी व्यक्ति के वृक्क काम करना बंद कर देते हैं। ऐसा किसी संक्रमण अथवा चोट के कारण हो सकता है। वृक्क के अक्रिय हो जाने की स्थिति में रक्त में अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है। अब वृक्क अक्रिय है तो उसके रक्त में जो अपशिष्ट पदार्थ होंगे वह कैसे निकलेंगे? तो उसकी मात्रा बढ़ती जाएगी, क्योंकि वह निकल नहीं पाएंगे। ऐसे व्यक्ति की अधिक दिनों तक जीवित रहने की संभावना कम हो जाती है। तथापि यदि कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त को नियमित रूप से छानकर उसमें से अपशिष्ट पदार्थों को हटा दिया जाए, कैसे वृक्क द्वारा? एक कृत्रिम वृक्क द्वारा, तो उसके जीवन काल में वृद्धि संभव है, अन्यथा वह जल्दी मर सकता है। इस प्रकार रक्त के छनन की विधि को अपोहन या डायलिसिस कहते हैं। समझ में आ गया आप लोगों के कि अपोहन या डायलिसिस क्या होता है? कभी कभी क्या होता है कि व्यक्तियों का वृक्क काम करना बंद कर देता है, किसी चोट के कारण या किसी संक्रमण के कारण ऐसा हो सकता है। तो उसकी जगह में कृत्रिम वृक्क द्वारा नियमित रूप से रक्त को छानकर उससे अपशिष्ट पदार्थों को हटाना ही क्या कहलाता है? अपोहन या डायलिसिस। नेक्स्ट पॉइंट है,
मछली जैसे जलीय जंतु कोशिका के अपशिष्ट उत्पादों को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं, जो सीधे जल में घुल जाती है। क्या करते हैं मछली जैसे जलीय जंतु? अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पक्षी, छिपकली, सर्प जैसे कुछ जंतु अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन अर्धघन सेमी सॉलिड पदार्थ के रूप में करते हैं, जो मुख्यतः श्वेत रंग का यौगिक यूरिक अम्ल होता है। अर्धघन सेमी सॉलिड पदार्थ के रूप में कौन करते हैं? पक्षी, छिपकली, सर्प जैसे कुछ अन्य जंतु। ये कैसा होता है? श्वेत रंग का यौगिक यूरिक अम्ल होता है। आगे देखेंगे पादपों में पदार्थों का परिवहन कैसे होता है। अभी तक देखा था जंतुओं में, जीवों में, अब देखेंगे पादपों में। तो फर्स्ट पॉइंट है पादप मूलों, मूल मतलब जड़। पादप जड़ों द्वारा जल और खनिज को अवशोषित करते हैं। किसके द्वारा करते हैं जल और खनिज का अवशोषण? पादप जड़ों द्वारा। मूलों में मूल रोम होते हैं। मूल किसे कहते हैं? जड़ को ही मूल कहते हैं। तो मूलों में मूल रोम होते हैं। मूल रोम जल में घुले हुए खनिज, पोषक पदार्थों और जल के अंतर्ग्रहण के लिए मूल के सतह के क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। मूल रोम मृदा कणों के बीच उपस्थित जल के संपर्क में रहते हैं। कहाँ रहते हैं मूल रोम? मृदा कण के बीच जो उपस्थित जल रहता है उसके संपर्क में मूल रोम रहते हैं। और ये पादपों में जल और खनिज का अवशोषण कौन करता है? जड़ करती है। नेक्स्ट पॉइंट है पादपों में मृदा से जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पाइप जैसी वाहिकाएं होती हैं। वाहिकाएं विशेष कोशिकाओं की बनी होती हैं जो संवहन ऊतक बनाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में जो संवहन ऊतक होता है उसे क्या कहते हैं? जाइलम कहते हैं। जाइलम का कार्य क्या होता है? जल और पोषक तत्वों का परिवहन करना। नेक्स्ट पॉइंट है पत्तियां भोजन का संश्लेषण करती हैं। भोजन को पादप के सभी भागों में ले जाया जाता है। यह कार्य संवहन ऊतक द्वारा किया जाता है जिसे फ्लोएम कहते हैं। भोजन को पादप के सभी भागों में ले जाना किसका कार्य है? फ्लोएम का। और जल और पोषक तत्वों का परिवहन जाइलम का कार्य है। अध्याय 11 कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे अध्याय 12। इन अध्यायों के वो सभी पॉइंट दिए गए हैं यहाँ पर जिससे भी पेपर में क्वेश्चन आने की संभावना है, इसलिए सभी पॉइंट अच्छे से क्लियर करिएगा। फर्स्ट पॉइंट है अपने वंश अथवा प्रजाति को बनाए रखने के लिए पादप और जंतुओं के लिए जनन आवश्यक है। माता पिता से संतति का जन्म जनन कहलाता है। अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए या अपनी प्रजाति को बनाए रखने के लिए पादप और जंतुओं को किसकी आवश्यकता होती है? जनन की। जनन के द्वारा ही वे अपने वंश को, अपने समान संतान उत्पन्न कर सकते हैं और अपने वंश को आगे बढ़ा सकते हैं। माता पिता से संतति या संतानों का जन्म ही क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कायिक अंग। कायिक अंग क्या होते हैं? पादप में मूल, तना और पत्तियां होती हैं। ये पादप के कायिक अंग होते हैं। पुष्प पादप में जनन का कार्य करते हैं। पादप में जनन का कार्य कौन करता है? पुष्प करते हैं। वास्तव में पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। किसी पुष्प में केवल नर जनन अंग अथवा मादा जनन अंग या फिर दोनों ही जनन अंग हो सकते हैं। किसी पुष्प में क्या क्या हो सकता है? या तो खाली नर जनन अंग ही होगा या मादा जनन अंग ही होगा या दोनों भी हो सकते हैं। मतलब तीनों स्थितियां हो सकती हैं। जनन दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला हो गया लैंगिक जनन और दूसरा अलैंगिक जनन। अब आगे देखेंगे लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या होता है? अलैंगिक जनन में पादप बिना बीजों के ही नए पादप उत्पन्न कर सकते हैं। क्या होता है अलैंगिक जनन में? बिना बीजों के ही नए पादप को उत्पन्न करना कहलाता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन की कुछ विधियाँ कौन कौन सी? कायिक प्रवर्धन, खंडन, मुकुलन, बीजाणु निर्माण। तो सबसे पहले देखेंगे कायिक प्रवर्धन क्या होता है। यह एक प्रकार का कैसा जनन है? अलैंगिक जनन है, जिसमें पादप के मूल, तने, पत्ती अथवा कली या मुकुल जैसी कायिक अंग द्वारा, मुकुल जैसी किसी कायिक अंग द्वारा नया पादप प्राप्त किया जाता है। चूँकि जनन पादप के कायिक भागों से होते हैं अतः इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। क्या होता है कायिक प्रवर्धन में? कि इसमें पादप के मूल मतलब जड़, तना, पत्ती अथवा कली
कायिक अंगों द्वारा इसमें नया पादप प्राप्त किया जाता है, इसीलिए इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। अभी ऊपर आपको बताया गया कि कायिक अंग कौन कौन से होते हैं, जड़, तने, पत्ती, ये सभी कायिक अंग होते हैं। तो जब इनके द्वारा कोई नया पादप तैयार किया जाता है तो वो हो जाता है कायिक प्रवर्धन। नेक्स्ट पॉइंट है पर्व संधि तने या शाखा का वह भाग होता है जहाँ पत्ती निकलती है। शाखा के इस टुकड़े को कर्तन या कलम कहते हैं। जैसे ये कोई शाखा है तो जिस जगह से पत्ती निकलेगी उस जगह को क्या कहेंगे, पर्व संधि। और शाखा के इस टुकड़े को क्या कहते हैं, कलम कहते हैं या कर्तन कहते हैं। नेक्स्ट है कायिक कलिकाएं। कायिक कलिकाएं क्या होती हैं, पत्तियों के कच्छ, पत्तियों के पर्व संधि से जुड़ाव का बिंदु। पत्तियों की जो पर्व संधियाँ होती हैं, जैसे ये कोई शाखा है, इसमें कोई पत्ती यहाँ से जुड़ी है तो ये हो जाएगी पर्व संधि। तो पत्तियों के पर्व संधि से जो जुड़ाव का बिंदु होता है, मतलब ये बिंदु, तो उसमें क्या होता है, पत्तियों के कच्छ में भी कलिकाएं होती हैं। वे कलिकाएं प्रारोहों के रूप में विकसित होती हैं और कायिक कोशिकाएं कहलाती हैं। कली में एक छोटा तना होता है जिसमें चारों ओर अपरिपक्व पत्तियां एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित रहती हैं। कायिक कलिकाएं भी नए पादप को जन्म दे सकती हैं। तो ये जो कच्छ होता है, यहाँ पे क्या पर्व संधि होती है, इसमें भी क्या होता है, इसमें भी कलिकाएं होती हैं। और ये कलिकाएं क्या होती हैं, प्रारोहों के रूप में विकसित होती हैं और क्या कहलाती हैं, कायिक कोशिकाएं कहलाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कुछ पादपों की जड़ें नए पादपों को जन्म दे सकती हैं, जैसे शकरकंद और डहेलिया। इन पादपों की जड़ें एक नए पादप को भी जन्म दे सकती हैं। कैक्टस जैसे पादप के वे भाग जो मुख्य पादप से अलग हो जाते हैं, नए पादप को जन्म देते हैं। प्रत्येक विलग्न भाग नए पादप के रूप में भी वृद्धि कर सकता है। प्रत्येक जो अलग हुआ भाग होता है वह क्या करता है, नए पादप के रूप में अलग से वृद्धि कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कायिक प्रवर्धन के लाभ। कायिक प्रवर्धन द्वारा पादप कम समय में उगाए जा सकते हैं। बीजों से उगाए जाने वाले पादप की अपेक्षा कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पादपों में पुष्प और फल कम अवधि में ही आ जाते हैं। क्या लाभ है कायिक प्रवर्धन से, कि जो बीजों से पौधे उत्पन्न किए जाते हैं तो उसकी अपेक्षा कायिक प्रवर्धन से पौधों को जल्दी उत्पन्न किया जा सकता है। और बीजों से उत्पन्न किए गए पौधे जितने समय में फल और पुष्प देंगे उससे कम समय में ही हम कायिक प्रवर्धन वाले पौधों में फल और पुष्प पा सकते हैं। तो ये होता है कायिक प्रवर्धन के लाभ। नए पादप अनेक पादप की जनक पादप की यथार्थ प्रतिलिपि होते हैं क्योंकि वे एक ही जनक द्वारा उत्पन्न होते हैं। क्या होता है ये, कि जो पादप कायिक प्रवर्धन द्वारा प्राप्त होते हैं वह पौधे से ही प्राप्त होते हैं, उसके तने, पत्ती, इन सब चीज़ों से प्राप्त होते हैं। तो वे क्या होते हैं, पादप की यथार्थ रूप से उन्हीं की प्रतिलिपि होते हैं और वे एक ही जनक द्वारा उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यीस्ट एक एकल कोशिका है, इसको केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है। यीस्ट में मुकुलन द्वारा जनन होता है। कैसे जनन होता है यीस्ट में, मुकुलन द्वारा। मुकुलन जनन कैसा है, यह भी एक अलैंगिक जनन होता है। यीस्ट कोशिका से बाहर निकलने वाला छोटा बल्ब जैसा प्रवर्ध मुकुल या कली कहलाता है। कभी कभी नवीन मुकुल से नए मुकुल विकसित हो जाते हैं जिसमें एक मुकुल श्रृंखला बन जाती है। क्या कह रहा है यहाँ पे, कि जो यीस्ट कोशिकाएं होती हैं उनसे बाहर निकलने वाला एक छोटा बल्ब होता है, तो वह क्या कहलाता है, मुकुल या कली कहलाता है। जैसे ये देखिए, ये क्या है, यह है यीस्ट। इसमें ये छोटा सा बल्ब टाइप निकल रहा है। पहले वाले में दिखेगा थोड़ा सा निकल रहा है और फिर उसके बाद में थोड़ा और दिखेगा। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा दिखा, फिर तीसरे वाले में थोड़ा और अच्छे से दिख रहा है और चौथे वाले में क्या हुआ कि इसमें एक मुकुल बनने के बाद उसके ऊपर कई मुकुल बनते चले गए, तो यह एक श्रृंखला मुकुल की बन गई। तो यह यीस्ट है और इसके ऊपर ये यीस्ट है और इसके ऊपर एक छोटा सा बल्ब जैसा निकल रहा है। पहले में थोड़ा दिख रहा है, दूसरे में और ज़्यादा, फिर तीसरे में और ज़्यादा और चौथे में क्या है कि इकट्ठे कई मुकुल बन गए जिससे एक मुकुल श्रृंखला बन गई। तो ये क्या होता है, मुकुलन द्वारा जनन। नेक्स्ट है खंडन। खंडन भी एक अलैंगिक जनन की विधि है। ये कैसे होता है, शैवालों में खंडन द्वारा जनन होता है। किस में होता है खंडन द्वारा जनन, शैवालों में।
जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल वृद्धि करते हैं और तेजी से खंडन द्वारा गुणन करते हैं। शैवाल 2 या 2 से अधिक खंडों में विखंडित हो जाते हैं। ये खंड अथवा टुकड़े नए जीवों में वृद्धि कर जाते हैं। यह प्रक्रम निरंतर चलता रहता है और कुछ ही समय में शैवाल एक बड़े से क्षेत्र में फैल जाते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पर कि शैवाल जो होते हैं वे खंडन द्वारा जनन करते हैं। आपने ऐसी जगह जैसे कोई तालाब, नदी जहाँ ठहरा हुआ पानी रहता है, बहता नहीं है, वहाँ हरी हरी कलर की देखा होगा, उसी को क्या कहते हैं? शैवाल कहते हैं। तो इनमें कैसे जनन होता है? खंडन द्वारा। क्या होता है कि कोई शैवाल 2 या 2 से अधिक खंडों में विखंडित हो जाता है और ये खंड अथवा जो टुकड़े होते हैं वे नए जीवों में वृद्धि कर जाते हैं। यही प्रक्रम निरंतर चलता रहता है और कुछ ही समय में ये जो शैवाल होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा क्षेत्र में फैल जाते हैं। ये देखिए पूरा शैवाल है और ये 2 खंड में विभाजित हो गया। नेक्स्ट है बीजाणु। ये भी एक अलैंगिक जनन ही है। तो बीजाणु अलैंगिक जनन ही करते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में बीजाणु अंकुरित हो जाते हैं और नए जीव में विकसित हो जाते हैं। मांस और फर्न जैसे पादपों में भी जनन बीजाणुओं द्वारा होता है। मांस और फर्न में कैसे जनन होता है? बीजाणुओं द्वारा जनन होता है। अब आगे देखेंगे लैंगिक जनन क्या होता है। अलैंगिक जनन हमने देखा कैसे किस किस में होता है। अलैंगिक जनन कैसे किस किस विधि द्वारा होता है वो सभी कंप्लीट कर लिया। अब देखेंगे लैंगिक जनन कैसे होता है। लैंगिक जनन में नए पादप बीजों से प्राप्त होते हैं, जबकि जो अलैंगिक जनन था उसमें बीजों की आवश्यकता नहीं होती थी। तो लैंगिक जनन में नए पादप जो होते हैं कैसे प्राप्त होते हैं? बीजों से प्राप्त होते हैं। पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। पुंकेसर नर जनन अंग और स्त्री केसर मादा जनन अंग होते हैं। फर्स्ट पॉइंट है ऐसे पुष्प जिनमें ना तो केवल पुंकेसर अथवा स्त्री केसर उपस्थित होते हैं एकलिंगी पुष्प कहलाते हैं। एकलिंगी पुष्प किसे कहते हैं? जिसमें या तो कोई पुंकेसर हो या स्त्री केसर हो, दोनों में से सिर्फ कोई एक ही हो तो वह हो जाएगा एकलिंगी पुष्प। जैसे मक्का, पपीता और ककड़ी, खीरा के पुष्प इत्यादि, ये सभी क्या है? एकलिंगी पुष्प। जिन पुष्पों में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों ही होते हैं द्विलिंगी कहलाते हैं। एक लिंगी में पुंकेसर और स्त्री केसर में दोनों में से एक होगा और द्विलिंगी में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों ही होंगे। पुंकेसर क्या है? नर जनन अंग है और स्त्री केसर क्या है? मादा जनन अंग है। तो द्विलिंगी पुष्प किसमें होते हैं? सरसों, गुलाब, पिटूनिया, इन सभी में द्विलिंगी पुष्प होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पराग कोश में पराग कण होते हैं जो नर युग्मकों को बनाते हैं। स्त्री केसर में वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय होते हैं। अंडाशय में एक या अधिक बीजांड होते हैं। मादा युग्मक अथवा अंड का निर्माण भी बीजांड में होता है। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों के युग्मन से युग्मनज बनता है। युग्मन मतलब संयोग से युग्मनज बनता है। अब आगे क्या है? परागण। परागण क्या होता है? पराग कणों का पराग कोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। यदि परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे स्वपरागण कहते हैं और अगर पराग कण जो होते हैं वे किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो वह क्या कहलाता है? परपरागण। देखते हैं इस फिगर में स्वपरागण और परपरागण क्या होता है। ये देखिए ये 2 पुष्प लिए गए हैं। ये पराग कण है। अगर पराग कण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, ये है वर्तिकाग्र। अगर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो क्या होता है? स्वपरागण। इस पुष्प के पराग कण इसी पुष्प के जब वर्तिकाग्र में गिरे तो यह हो गया स्वपरागण। और इस पुष्प के जब ये जो पराग कण हैं तो ये दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर आकर गिरे तो वह क्या हो जाएगा? परपरागण। आगे देखेंगे जब पुष्प के परागकण उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे कहते हैं परपरागण। निषेचन। निषेचन क्या होता है? नर तथा मादा युग्मकों के युग्मन या संयोग से बनी कोशिका युग्मनज कहलाती है। युग्मनज बनाने के लिए नर और मादा युग्मकों को युग्मन का प्रक्रम निषेचन कहलाता है। युग्मन मतलब नर और मादा युग्मनज बनाने के लिए नर और मादा युग्मक जब संयोग करते हैं तो उस प्रक्रम को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं।
युग्मनज भ्रूण में विकसित होता है। कहाँ विकसित होता है युग्मनज? भ्रूण में विकसित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रकृति में एक ही प्रकार के पादप विभिन्न स्थानों पर उगे हुए पाए जाते हैं। ऐसे बीजों के विभिन्न स्थानों पर प्रकीर्णन के कारण होता है। देखा होगा आप लोगों ने कि एक ही प्रकार के पादप कई स्थानों पर उगे हुए मिलते हैं। ऐसा किस कारण से होता है? बीजों के प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन मतलब फैलना, बीजों के इधर उधर फैलने के कारण। और ये कैसे होता है? प्रकृति में पादप के फलों और बीजों का प्रकीर्णन पवन, जल और जंतुओं द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? पवन द्वारा, जल द्वारा, जंतुओं द्वारा। पवन द्वारा जैसे कि किसी पादप के बीज उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान चले गए, जल द्वारा बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान चले गए, और जैसे कुछ जंतुओं द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान चले गए। तो ऐसे होता है बीजों का प्रकीर्णन। फर्स्ट पॉइंट है, सेहिजन, ड्रमस्टिक तथा द्विफल महफिल जैसे पादप के पंखयुक्त बीज, घासों के हल्के बीज अथवा आंख मदार के पंखयुक्त बीज और सूरजमुखी के रोमयुक्त फल पवन के साथ उड़कर सुदूर स्थानों तक चले जाते हैं। तो ये क्या क्या है? सेहिजन, ड्रमस्टिक, द्विफल महफिल, घासों के हल्के बीज, आंख या मदार के पंखयुक्त बीज, सूरजमुखी के रोमयुक्त फल। ये सभी कैसे जाते हैं? पवन के द्वारा इनका प्रकीर्णन होता है। ये देखिए, ये है सेहिजन, ड्रमस्टिक और ये है द्विफल महफिल। और ये क्या है? यह है सूरजमुखी का रोमयुक्त फल। और ये क्या है? यह है मदार या इसी को कहते हैं आँख के पंखयुक्त बीज। नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ बीज जल द्वारा प्रकीर्णित होते हैं। ऐसे बीजों अथवा फलों के आवरण स्पंजी तथा तंतुमय होते हैं, जैसे नारियल। नारियल का बीज कैसे प्रकीर्णित होता है? जल द्वारा। कुछ बीज जंतुओं द्वारा प्रकीर्णित होते हैं, कुछ अभी हमने ऊपर वायु द्वारा देखा, जल द्वारा हो गया नारियल। अब कुछ देखेंगे जंतुओं द्वारा। विशेष रूप से कंटकी कांटेदार बीज, जिनमें हुक जैसी संरचनाएं होती हैं, जिससे बीज जंतुओं के शरीर से चिपक जाते हैं और दूसरे स्थान तक ले जाए जाते हैं, जैसे यूरेना और जेंथेनम। कैसे बीज जंतुओं द्वारा प्रकीर्णित होते हैं? ज़्यादातर कांटेदार बीज प्रकीर्णित होते हैं। वे उड़कर जंतुओं की खाल में चिपक जाते हैं जंतुओं के शरीर में, क्योंकि उनमें कांटे होते हैं, और इस तरह वे एक ही स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं। जैसे कौन कौन से बीज? यूरेना और जेंथेनम। ये एक जेंथेनम दिखाया गया है। ये देखिए कांटेदार होता है, ये जाके जंतुओं के शरीर में चिपक जाता है और फिर एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, एरंड और बालसम के पादप के फल झटके के साथ फट जाते हैं, जिससे उनके अंदर स्थित बीज प्रकीर्णित हो जाते हैं। कुछ ऐसे भी पादप होते हैं जो झटके के साथ फटते हैं। फटने से क्या होता है? उनके अंदर जो बीज होते हैं वह दूर दूर तक फैल जाते हैं और इससे क्या होता है? उनके बीज प्रकीर्णित हो जाते हैं। जैसे कौन कौन से पादप हैं? एरंड और बालसम। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रायोफिलम अपने जिस भाग द्वारा जनन करता है वह है पत्ती। ब्रायोफिलम किस भाग द्वारा जनन करता है? पत्ती द्वारा। ये देखिए बायोफिलम की पत्ती है, इसमें ये पत्तियों के ऊपर ही ये कई दिखाए गए हैं। कई कलिकाएं पत्तियों के ऊपर ही इसमें होती हैं। आज का वीडियो ख़त्म हुआ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच गाइज़।